रिलेशनशिप में है तो कार्ड तो सारा बता रहा है कि यहाँ तो बात डिवोर्स की आ चुकी है। कई बार ऐसा भी रिलेशन होता है कि उसका कहीं और भी चल रहा है, पर आप क्लाइंट को एकदम बहुत ही मुंह पे सच नहीं बता सकते। ये रहता है कि उसको ऐसे काम में लगा दें कि ताकि थोड़ा सा फोकस उसका शिफ्ट हो, और सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सॉर्टेड कर सकता है। तो उसको कंफ्यूज ना करके उसको ऐसी चीज़ों में इंगेज करिए ताकि वो अपने लाइफ में फिर वो चेंज ला सके, उस रिलेशनशिप को थोड़ा लाइट कर सकें और दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं गीतू शर्मा जी, जो कि काउंसलर हैं, ग्रैंड मास्टर हीलर हैं एंड टैरो रीडर हैं। आइए जानते हैं आज उनसे हम कुछ बहुत बेहतरीन टिप्स काउंसलिंग के एंड हीलिंग के बारे में। हेलो मैम। Hello Tanvi, thank you so very much for inviting me in your beautiful TVT podcast, and I'm very happy to come here and talk to you. I'm very excited to talk to you, and I saw you people are doing amazing. So आज मैं यहाँ पे इस मंच में आई हूँ TVT पॉडकास्ट के, तन्वी के साथ हूँ और इनकी पूरी टीम के साथ हूँ। मैंने इनके काफ़ी रील्स और देखे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपना पूरा अच्छा समय इनके साथ बिता रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बने रहिए बहुत सारी अच्छी बातों के लिए, और जानते हैं कुछ मेरे से, कुछ तन्वी से। टैरो रीडिंग, सबको पता है टैरो रीडिंग कैसे हेल्प करता है, बट आपका जो स्पेशल पार्ट है काउंसलिंग साथ में, वो क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट है? टैरो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके जो प्रेडिक्शंस होते हैं काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सही जाते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग जो हमसे क्वेश्चन करते हैं या हमसे रीडिंग करवाते हैं, तो टैरो रीडिंग उनकी एनर्जी से कनेक्ट होती है। तो वो प्रोसेस में जब उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर्स उनके सामने निकालते हैं हम लोग। अब क्या होता है, कई बार उसमें नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं और उसको उसी चीज में उनको पॉजिटिविटी ढूंढनी है, तो आप एकदम से उसको ना नहीं कर सकते कि आप चाहिए और आपका ऐसा होता है। उस वक्त काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे को ये लगता है कि कार्ड्स जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसको ठीक से उस चीज को समझा सकें। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं होता और वो बहुत आस करके आपके पास आता है, पूछता है, तो उसको कैसे सब चीज क्लियर समझाना है, उस वक्त काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके जब काउंसलिंग करते हैं तो आप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि तुम्हारा काफी कुछ तो आपको भी समझ में आ जाता है जब आप कार्ड देखते हैं, लेकिन फिर आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके नेचर के बेसिस पे आप उसको गाइडेंस देते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीडिंग करके उसको आंसर नो यस नो करके नहीं छोड़ सकते। तो मैं उसलिए काउंसलिंग, और उसके बाद कुछ रेमेडीज होती हैं जो हम चाहते हैं कि उसको समझ में आए, और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से वो अपने लाइफ में और बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो काउंसलिंग, रेमेडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग के साथ। अगर सपोज जैसे रिलेशनशिप के इश्यूज हैं तो उसमें आप कैसे काउंसिल करेंगे? हाँ, रिलेशनशिप में है तो कार्ड तो सारा बता रहा है कि यहाँ तो बात डिवोर्स की आ चुकी है, लेकिन आप एकदम से किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम धीरे धीरे उसको प्रोसेस करेंगे कि देखो रिलेशन में ये है, फ्यूचर तुम्हारा ऐसा हो सकता है, प्रेजेंट का तो वो सारा बता ही देगा क्या चल रहा है, फ्यूचर है। लेकिन अगर रीडिंग में थोड़ा बहुत भी आता है कि पॉजिटिव जाएगा उस पर्सन के साथ, उस रिलेशन में, तो 100% हमारी कोशिश रहती है कि उसको काउंसलिंग से उसको परफेक्ट करके उसको बताया जाए कि वो थोड़ा उस पर काम करे और उस रिलेशन को कैरी ऑन करे। लेकिन अगर एकदम से नो का कार्ड आया है तो उसको भी समझाना पड़ेगा कि आप अपने आप में ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ में देखिए, डाइवर्ट होइए, कुछ अपने आप के लिए कुछ करिए। तो ऐसे करके काउंसलिंग अगर हम देंगे तो धीरे धीरे अगर वो उस रास्ते पे चलेगा या चलेगी तो वहाँ पे उसके रिलेशनशिप में वो हट भी जाएगा तो उसे दुख नहीं होगा, वो सॉर्टेड हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में हम ऐसे करते हैं, पॉजिटिव है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है
तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, या हम वापस कैसे लाएं, ये क्या टैरो से पॉसिबल है? हाँ, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं तन्वी। ये चीज़ ऐसा होता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक करेगी क्या, सारे दिन रात भर दिन भर यही क्वेश्चंस के मेरे पास मैसेज आते हैं। मुझे दिखता है कि यहाँ पे बात नहीं बनेगी। कई बार ऐसा भी रिलेशन होता है कि उसका कहीं और भी चल रहा है, पर आप क्लाइंट को एकदम बहुत ही मुंह पे सच नहीं बता सकते। तो फिर उस समय आता है कि आप, मेरा ये रहता है कि उसको ऐसे काम में लगा दें कि ताकि थोड़ा सा फोकस उसका शिफ्ट हो। अगर ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है उसके लाइफ में, या बिल्कुल सॉर्ट, हम लोगों के उसके 3-4 काफ़ी कार्ड्स तो मैं खुद निकालती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि उसका क्वेश्चन, वो बोलती है मैम मेरे को तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं, मैं उसके आगे 6 क्वेश्चंस रखती हूँ, और भी पूछो और भी पूछो, ताकि वो थोड़ा सॉर्टेड हो जाए। इट डजंट मीन कि वो 2 क्वेश्चन के लिए आई और आपका काम खत्म। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब बंदा आपके पास कोई आया है तो एटलीस्ट वो ऐसा आंसर लेके जाए, और सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सॉर्टेड कर सकता है। तो उसको कंफ्यूज ना करके उसको ऐसी चीज़ों में इंगेज करिए ताकि वो अपने लाइफ में फिर वो चेंज ला सके, उस रिलेशनशिप को थोड़ा लाइट कर सकें और दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकें। तो ये तो हमारी होगी काउंसलिंग की बात। अब हीलिंग पार्ट, रेकी हमें कैसे हेल्प कर सकती है? हाँ, रेकी आपकी यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, तो उस एनर्जीज को हम लोग अपने पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। दुनिया में देखिए हर आदमी परेशान है, कोई रिलेशनशिप को लेके, कोई हेल्थ को लेके, कोई ट्रॉमा है किसी चीज़ का, कोई पास्ट लाइफ का है, कुछ ना कुछ लेके चल रहा है, कोई जॉब में है, बिजनेस नहीं हो रहा। तो अब ऐसे में क्या करें? हर चीज़ में तो आपकी मेडिसिन नहीं काम आ सकती कि मेडिसिन दिया और वो ठीक हो गए। तो कुछ एनर्जीज को ही क्यों नहीं हो रहा उनके साथ वो वैसा, क्योंकि उनकी एनर्जीज नेगेटिव जा रही हैं, उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो वो सक्सेस पा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रेकी बहुत हेल्प करती है। आप रेकी एनर्जीज को यूज़ करके उनकी हीलिंग करा के आपकी सारी जो चीज़ें हैं जो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। कई लोग बहुत पॉजिटिविटी में रहते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाते, तो रेकी हीलिंग से आप बैलेंस भी कर सकते हैं, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप ओपन अप हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लग जाएंगी। तो रेकी हीलिंग बहुत हेल्प करती है। और रेकी के साथ अगर क्रिस्टल ऐड कर दें? हाँ, क्रिस्टल तो वैसे भी अर्थ एलिमेंट है, उसमें तो एनर्जी, क्रिस्टल बना ही है कि वो उसको पॉजिटिविटी देना है, उसको आपने जो काम असाइन करा है वही काम वो क्रिस्टल करेगा। तो बहुत सारे लोग हैं देखिए, वो क्रिस्टल से भी करते हैं हीलिंग, हैंड से भी करते हैं, और कई इंट्यूशन से भी करते हैं। तो इंट्यूशन में भी वो क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेंगे तो ही हो सकता है, आपका इंट्यूशन क्या है वो मैटर करता है। हीलिंग तो आपकी 100% काम करेगी, लेकिन आप इंट्यूशन क्या दे रहे हैं, किसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, वो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कोई ऐसे जनरल क्रिस्टल हमारे व्यूअर्स पहन सकें जो नॉर्मल उनकी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकें? मैं जनरली आजकल जो सब चल रहा है कि आप सक्सेस कर रहे हैं या आप बहुत सारे प्लान आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप देखिए बहुतों की ऐसी शिकायत आती है कि मैम हमारा काम बनते बनते रुक जाता है, हम लोग इतनी तैयारी करते हैं फिर कुछ हो जाता है, हम जब लोगों से मिल के आते हैं तो बहुत डल हो जाते हैं। तो ऐसे में टाइगर आई ब्रेसलेट बहुत बहुत कारगर है। मतलब आप अगर उसको पहनेंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी, एविल आई नहीं लगेगी, आपको आपके काम रुकेंगे नहीं, आप सॉर्टेड रहोगे, आपका माइंड मेंटल फिटनेस रहेगी। तो ये क्रिस्टल आप बहुत अच्छा यूज में आता है, उसको यूज करना चाहिए। टाइगर आई, और जैसे अभी आजकल लोगों में बहुत सेल्फ नेगेटिविटी भी आई हुई है। जनरली हमारे पास भी ऐसे डीएम्स आते हैं, तो उसके लिए अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल पहने? मेंटल क्लैरिटी के लिए तो आप जनरली देखिए, मैंने जो आपको टाइगर आई बताया वो है। अच्छा। फिर आपके स्पेशल होते हैं कि कुछ आपका रिलेशन के लिए है तो आपने रोज क्वार्ट्ज पहन लिया, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। मून के लिए तो वाइट क्रिस्टल पहन लिया, और कुछ
आपको सिट्रीन पहन लिया अगर आपको मनी का है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल हैं अलग अलग जगह पे बहुत काम करते हैं। पर ये वाला जो क्रिस्टल बताया मैंने आपको, इसमें आपका काफी कुछ सॉर्टेड होती है। आपकी टाइगर आई में काफी चीजें एक साथ सॉर्टेड हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा आपका लोगों के लिए बताया कि वो यूज करिए। तो नजर के अलावा बहुत सारी, आपका मनी का इशू चल रहा है वो भी सॉर्ट आउट होता है, आपका रिलेशनशिप कर रहा है वो भी सॉर्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो मिक्स करके वो काम करता है। जैसे अभी आपने इतने सारे अभी हमने हीलिंग मोडालिटीज को डिस्कस किया, तो उनके साथ में मेडिटेशन क्या रोल प्ले करती है, और कोई ऐसी इजी मेडिटेशन जो लोग खुद से कर सकें? तन्वी देखो, मेडिटेशन तो आज के लाइफ का एक पार्ट है, और ये आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है। क्यों लोग बाग इतना मेडिटेशन करते थे आंख बंद करके? उसके बाद धीरे धीरे आया कि आप अपने लाइफ का सारा काम करते हुए मेडिटेशन करिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर आदमी, पहले के टाइम में होता था कि कोई घर से निकल गया मेडिटेशन करने तो पीछे से लोगों ने संभाल लिया, पर अब हर आदमी को जरूरत है, अब हर आदमी कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में मेडिटेशन आप कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन के बहुत सारे चीजें होती हैं। आप आराम से, जैसे कोई गाइडेड मेडिटेशन है, वहाँ तो आपके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं बहुत ईजी होता है। जब धीरे धीरे उनको लगता है, फिर वो मंत्रास के साथ करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ तो क्लोज योर आईज, सिट क्वाइटली, वो भी एक मेडिटेशन है। अब हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि आप अगर सपोजिंग आप हीलिंग नहीं करा रहे हैं, आप कहीं रीडिंग नहीं करा रहे हैं, आप कोई मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को, आपके पूरे बॉडी, माइंड एंड सोल को कूल कर सकती है। तो उसमें इतने बेनिफिट हैं। तो कुछ भी नहीं तो कोई गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ नहीं हो तो ओम चला के कर लीजिए, ओम नहीं हो तो आपके रिलीजन का जो भी मंत्र है उसको चला के कर लीजिए, या नहीं हो तो आंखें बंद करिए। जिस भी ईश्वर से आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिस लाइट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, या जिस ब्लैक अंधकार से आप कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं भी कनेक्ट होके आप अपने आप में मेडिटेशन कर सकते हैं। और इनके साथ में योग, उसका कितना बेनिफिट है, एंड स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स? हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन का मैं इससे काफ़ी कुछ बोलती हूँ लोगों को। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको इसलिए करना चाहिए कि एक तो उनके हार्मोनल डिसबैलेंस्ड होते हैं अंदर, जब वो बेबी पेट में आता है, तो वो सारी चीज़ें जब वो सॉर्ट करती होती हैं, तो उस वक्त अगर वो योगा करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनके लाइफ में सॉर्टेड रहेंगी। आई मीन टू से कि योगा करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन उनका सही रहेगा, उनका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो बेबी का सही रहेगा, उनके माइंड में अच्छे हार्मोन इंक्रीज होंगे, तो वो अगर अच्छे हार्मोन आएंगे उनके माइंड पे या पूरे बॉडी पे, तो बेबी को उससे इफेक्ट आएगा। क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स भी होते हैं ऐसे टाइम पे, तो आप किस किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेंगे, काम नहीं हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, वर्क लाइफ और मैरिज लाइफ और घर की लाइफ को बैलेंस करने के लिए करेंगे, या आप लेथार्जिक हो रहे हैं उसको सही करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे टाइम पे योगा इज़ ओनली वन सोल्यूशन कि आप योगा करिए। कुछ भी नहीं हो तो सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो मैं कराती हूँ कि आप यहीं से शुरू करिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ऐसा कोई योगा, जैसे शीर्षासन है, आप इतना सब जानते हैं कि ये, लेकिन अगर आप बैठ के कोई योगा करते हैं, पोस्चर करते हैं, खड़े होके हल्का फुल्का आप कर पा रहे हैं, दीवार का सहारा लेके कर पा रहे हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। और प्राणायाम तो है ही उसके साथ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो ये तो हमारी सारी हीलिंग की बात हो गई। आज का जो टाइम चल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा टफ है, तो उस केस में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि सबको एक हीलिंग मोडालिटी तो अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ को आगे स्मूथ एंड बेटर बनाने के लिए? देखिए, हर घर में एक हीलर होना चाहिए आज के टाइम पे। एटलीस्ट वो हीलिंग सबकी नहीं कर सके तो एटलीस्ट वो गाइड कर सके कि तुम ऐसे में फंस जाओगे,
कर्मा गलत हो जाएगा, आपके चक्रास डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे, एक गाइडेंस भी मिलेगी। अगर तो हर घर में एक हीलर होना चाहिए, क्योंकि आजकल नो टच थेरेपी बहुत चल रही है। तो अगर आप नो टच थेरेपी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी कुछ बीमारियों में या कोई चीज़ों में आप मेडिसिन मत लीजिए, मेडिसिन जाइए आप लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, पर आपकी बीमारी के अलावा कुछ, जैसे कईयों के कुछ नेचर है वो चेंज नहीं होते, कुछ उनके कुछ चीज़ें उनकी आदतें होती हैं वो चेंज नहीं होते, ऐसे में ये सब बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग अगर आपको करना सीख जाते हो या आप उसका पूरा समझ जाते हो कि व्हाट इज़ हीलिंग, नो टच थेरेपी इज़, व्हाट इज़ डिवाइन एनर्जी, तो उससे आप बहुत ही लाभ उठा सकते हैं, अपने लिए भी, अपने घर के लोगों के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। तो जब हम लोग सेल्फ हीलिंग करते हैं, अपनी हीलिंग अगर हम कर रहे हैं, तो क्या हमारे बिहेवियर पैटर्न एंड हमारी हैबिट्स में भी चेंज आ जाता है? हाँ, जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो आप मोरोवर अपने सारे चक्रास की क्लीनिंग करते हैं। तो चक्रास की जब क्लीनिंग होएगी, तो क्लीनिंग किस चीज़ की होती है? क्लीनिंग होती है नेगेटिविटी हटाने की। जब आप नेगेटिविटी हटाते हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी तो आपके एनवायरनमेंट में, आपके अंदर, आपके बिहेव में, आपके वर्क पैटर्न्स में, सब में चेंजेस आएगा। आपको नई चीज़ें दिखेंगी, आप समझेंगे कि क्या है, कैसे मुझे मूव करना चाहिए, आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको समझ में आएगा। तो आज के टाइम पे, वैसे तो ये पहले से चला रहा है, लेकिन आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, यंग जनरेशन आज इतनी खोई हुई है, इतनी खोई हुई है, क्योंकि वो बेचारे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। और कहीं मैं बताऊंगी आपको कि सोशल मीडिया कहीं हद तक ज़रूरी भी है उनके लिए। हाँ, ज़रूरी तो है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो आप एकदम से कई जगह में, आई एम सॉरी टू से, कई जगह में देखती हूँ, आप स्टॉप करिए सोशल मीडिया को। आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 2020 ने हमको सिखा दिया कि ऑनलाइन क्या होता है। अगर हम सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो 2020 में तो हम कुछ नहीं सीख पाते। हाँ, ये है कि उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कोई सीखने में आपने डिवोट किया सोशल मीडिया को, तो फिर आपको थोड़ा स्टॉप करना चाहिए कि अब मैं रील्स नहीं देखूं। वो बैलेंसिंग ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया ऑफ कर दोगे तो काफ़ी चीज़ों से आप अवेयर भी नहीं होंगे। तो बैलेंस करके रखना चाहिए। तो हीलिंग मोडालिटी बच्चे के लिए अगर हम बात करें कि अगर हम अवेयर हैं और घर में हम हीलिंग कर रहे हैं और एक बच्चे को भी अवेयर करा रहे हैं, तो कौन सी एज ग्रुप से उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हीलिंग के लिए? जी हाँ, जनरली 15 साल के बाद से आप बात करना शुरू कर दीजिए कि ऐसे ऐसे हीलिंग्स होती हैं और कुछ चीज़ें आप नो टच थेरेपी से आप कर सकते हैं। आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने हीलिंग से मेहनत करके कर सकते हैं। बात है 16 ईयर एज इज़ परफेक्ट टू लर्न अबाउट द हीलिंग्स। आप उस समय 16 साल की उम्र से हीलिंग आप शुरू करवा सकते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि तब वो सब कुछ समझेंगे कि क्या होता है चक्रास, क्या होता है माइंड, बॉडी एंड सोल, क्या होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्या होती है हमारी लोगों के साथ बात करना, क्या होता है वर्क, और किस वजह से हम लोग उस चीज़ को ठीक से नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आने के लिए वो लायक हो जाते, तब वो हीलिंग ज़्यादा बेटर कर सकते। तो 16 ईयर इज़ आई थिंक वेरी गुड एज टू लर्न समथिंग अबाउट हीलिंग। जैसे अभी आपने यूथ की बात करी या हमने बोला कि इंट्रोडक्शन उनको दे देनी चाहिए 16 ईयर्स में, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बच्चे जो चीज़ों से गुजर रहे हैं, एडिक्शंस हो गए आजकल, ये भी बड़ी इजीली बच्चों को हर चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो एडिक्शंस हो गए, या उनके बहुत सारे अपने इश्यूज हो गए, तो वो कैसे हैंडल होंगे या पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल एंड पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ काउंसलिंग बहुत काम आती है। तो काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलर तो करता ही है काउंसलिंग। मेरा तो, जैसे मैं एक काउंसलर हूँ तो मैं तो करूँगी, मुझे बहुत सारे चीज़ें भी पूछनी आएगी, मुझे उनको अंदर तक मेरे को सारा निकालना भी आएगा। दिस इज़ द रोल ऑफ काउंसलर।
बट आपके माँ बाप भी, अगर बच्चे के माँ बाप को भी उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनका काउंसलर बनना चाहिए। द फर्स्ट काउंसलर ऑफ द हाउस इज मदर देन फादर। उन दोनों की इक्वल ड्यूटी होती है कि आप अपने बच्चे से खुल के बात करिए। देखिए, कुछ एक एज होती है उसमें बच्चा भटकता है, उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भटकता है, लेकिन हाँ उसमें चेंजेस। तो ये क्या पेरेंट्स को नहीं पता? ये पेरेंट्स को पता है इस बात का कि ये वाले एज में ये लोग को थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा। तो जब अगर आप खुल के बात करेंगे हर चीज़ में, तो बच्चे को बहुत ही एक हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। उसे लगेगा मम्मी पापा सब, उनको सब पता है, उनको मैं सब बताता हूँ। तो इसमें आधी काउंसलिंग तो वही हो गई। तो आपका डिस्ट्रैक्शन जो बच्चे का होता है कि कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, तो वो जब भटकता है वो बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि आजकल के बच्चों को कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई सुने तो सही। हमेशा क्या होता है बच्चों के कान में, ज़्यादातर क्या जाता है, तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। वो कहते हैं क्यों नहीं करना है, इसको तो कोई बताता नहीं है। तो ऐसे में काउंसलिंग के हिसाब से पेरेंट्स को बैठना चाहिए। बेटा आप ये करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करिए। ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें, अगर तुम इसको सेटल कर लेते हो तो वो 5 चीज़ों को सेटल करने के बाद में भी तुमको यही चीज़ चाहिए, ओके करो, पर ध्यान रखना ये चीज़ें तुम्हें करनी होंगी इसके साथ। क्योंकि आप हमेशा, जनरली क्या होता है कि बहुत टाइम से पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे तो मैं सामने सामने झाड़ू लगाती चलती थी कि आप ऐसे मुड़ना, आप ऐसे मुड़ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको मुड़ने दीजिए, लेकिन आप गाइड करिए और खुल के। वो गाइड कैसे करेंगी? येस और नो से नहीं होता, येस और नो से कोई गाइडेंस नहीं होती, उनको बैठ के बता दीजिए। तो ऐसे में बच्चे फिर क्या है, सोशल मीडिया का थोड़ा सा कम देखेंगे, वो सॉर्टेड रहेंगे, तो वो उनका माइंड पूरा भटकेगा नहीं कि मैं क्या खोज रहा हूँ, कहीं मिले कहीं मिले कहीं मिले। ऐसे में भी कम हो जाएगा। और जैसे आजकल बच्चों के साथ, एक यूथ के साथ, बच्चों के साथ भी नहीं, यूथ के साथ मल्टीपल डायरेक्शन की जो प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। तो इसको वो कैसे कम कर सकते हैं? हाँ, ऐसे में क्या होता है तन्वी, ये होगा क्योंकि आजकल इतनी लाइंस शुरू हो गई हैं, इतनी डायरेक्शंस आ गए हैं, इतने कोर्सेज हैं, इतना मनी माइंडेड एटमॉस्फेयर हो गया है, तो बच्चे तो खोजेंगे। उनके पास कुछ सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सामने कितने सारे कोर्सेज शुरू हो गए और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें। आज के कुछ टाइम पहले लोग बागों को लगता था साइंस ही सब कुछ है, नहीं, अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी लाइन ऐसी आ गई, तो बच्चा तो भटकेगा क्योंकि बहुत सारी, उसका दोस्त, उसका खुद का दोस्त कुछ कर रहा है, उसकी बहन कुछ कर रही है, उसका भाई कुछ कर रहा है, फादर ने कुछ किया हुआ। कई बार वो बैठ के उसको लगता है, कई बार आप देखिए कई लोग IAS बनते हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ जी। कई लोग डॉक्टर बनते हैं वो छोड़ देते हैं। इसमें बुराई भी नहीं है क्योंकि वहाँ उस एंड तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो ये जो भटकना होता है, तो एक इसको 2 तरह से देख सकते हैं। अगर वो भटक रहा है तो वो अभी तक कुछ खोज रहा है, तो डोंट स्टॉप। ओके, डोंट स्टॉप वो। लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ों में अगर वो चीज़ें देख ले तो बैठ के बोलिए कि अब नाउ यू कैन चूज, क्योंकि आपकी उम्र है, तब तक आप खोजिए, सीखिए, और लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो कई बार होता है कि हम लोग या आस पड़ोस के लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, अरे तुम तो इंजीनियर बन गए, अभी तुम्हें क्या चाहिए? उसको लगता है ये मेरा एक कोर्स था, मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी मुझे मेरे लिए कुछ करना है। तो वहाँ उनको मौका देना पड़ेगा। तो आप उस समय ये नहीं कह सकते तुम बहुत भटक रहे हो, वो बेचारा इसलिए भटक रहा है कि वो खोज रहा है उसको क्या करना है, तो सपोर्ट। हाँ, लेकिन भटकना गलत शौक में नहीं करना है कि वो बाहर दोस्तों के साथ सुबह से शाम तक बैठा है, अपनी जो चीज़ उसने की है उसमें भी फोकस नहीं कर रहा, तब आप टोकिए। अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में है तो उसको सपोर्ट करिए।